हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नरेंद्र यादव, आपका हिंदी टीचर। आज मैं हिंदी में आपकी पहली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हमारी क्लास जो है क्लास 6, 7, 8 के लिए स्विमिंग ग्रुप से है, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 के कंटेंट जो है सिमिलर है। सभी के चैप्टर पहला होगा सेम होगा। वही हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भाषा। भाषा के बारे में हम समझेंगे, भाषा क्या है, भाषा की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाषा जो है एक साधन है। क्या है? एक साधन है या एक जरिया है, ठीक है, या एक माध्यम। भाषा जो है एक साधन है, एक जरिया या एक माध्यम है। अभी कैसा माध्यम है, किसके लिए माध्यम है या क्यों जरूरी है? तो भाषा जो है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, हम हैं या आप हैं, क्लास में टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी दो व्यक्ति मान लीजिए है। दो व्यक्ति अगर आमने सामने हैं और दोनों के मन में कोई विचार पैदा हो रहा है या दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, तो दो व्यक्ति या कोई भी दो आदमी या दो से अधिक आदमी या जो भी है, वो तब तक अपने विचारों को एक दूसरे को नहीं बता पाएगा, न उसका समझ पाएगा, जब तक वो एक साधन या एक जरिया का माध्यम न ले। तो वही जरिया या वही माध्यम या वही साधन हमारे क्या है? भाषा है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रयोग से, जिसको हम यूज करके, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी दूसरे को बताते, व्यक्त करते हैं या बताते हैं, या कोई दूसरा या अन्य हमारी विचारों को सुनकर अपना जो है विचार खुद प्रकट करता है। तो हम एक दूसरे से बातचीत या जो भी हमारे विचार मन में पैदा हो रहे हैं, उसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी भाषा की जो परिभाषा होगी वो होगी कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है इसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा की क्या बनी परिभाषा? कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा मानव समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा संप्रेषण का मुख्य साधन होती है। भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बनी है, इसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात हम बोलकर अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और कोई दूसरा हमारे विचारों को सुनकर अपना विचार भी बोलकर हमको प्रकट करता है। तो इतना क्लियर हुआ आपको?
भाषा की परिभाषा जो है मैं लिखा हूं यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब आगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भाषा के रूप। हमने भाषा की परिभाषा समझी, भाषा के जो महत्व थे, क्यों भाषा को लाया गया समझ लिए। अब पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप के बारे में विद्वान जो हैं दो मत हैं। कोई विद्वान कहता है कि इसके दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, स्वल्पित भाषा। कुछ विद्वान कहते हैं या कुछ विद्वान का मानना है कि भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। तो हम तीनों के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखिए, पहला जो है भाषा का मूल रूप है। ये जो मौखिक भाषा है ये भाषा का मूल रूप है, क्योंकि जब भी स्टार्ट में क्या हुआ कि इंसान ने बोलना सीखा, तो बोलना सीखा तो कुछ चिन्हों को, उसके बारे में पढ़ेंगे, लिपि आगे आएगी हम लोगों की। तो कुछ चिन्हों उसने बोला, कुछ ध्वनियां उसने निकाली, अपने मुंह से उच्चारित किया। उसी को धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, लिखित रूप में दिया, तो आगे हमारी भाषा ही बनी। तो यह जो है भाषा का पहला भाग जो है मौखिक भाषा, जो कि मूल रूप है, और ये अस्थायी रूप नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं, अभी हम बोलेंगे और बोल करके उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा लिख करके, तो हम उसे 2-4 दिन 5 दिन या कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। तो ये मूल रूप तो है, क्योंकि ये बोलने से शुरू हुई है। बोलना हमारा जो है पहले स्टार्ट हुआ, लिखना बाद में स्टार्ट हुआ। तो मूल रूप तो है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा जो है भाषा की मूल रूप है, लेकिन यह अस्थायी रूप नहीं है, क्योंकि इसका लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता है। अब अगला पढ़ते हैं, इसकी जो परिभाषा है क्या होगी कि जब विचारों का आदान प्रदान हम मुंह से बोलकर किया जाता है तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, कक्षा में व्याख्यान, नेताजी का भाषण, और जो मतलब ऐसी चीजें जो हम बोलकर कहते हैं और अगला जो है सुनकर समझता है। ठीक है, अब अगला हमारा है लिखित भाषा। यह जो है भाषा का अस्थायी रूप है, क्योंकि इसका लिखित प्रमाण मिलता है। हम आज इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री आज से हजारों साल पहले की जो बातें हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, या जो वर्तमान चल रहा है उसका भी हम लिखित रूप में कहीं न कहीं इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका प्रमाण आपको 100 साल बाद, 500 साल बाद ही मिल जाएगा। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह भाषा का अस्थायी रूप है। इसकी परिभाषा बनेगी कि जब विचारों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, हमारी बुक्स, या जो भी चीजें हैं जो लिखित रूप में मिलती हैं, हमारा क्या आ जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। अब देखिए तीसरा जो मैं बता रहा हूं, इसमें विद्वान जो है मतभेद है। सांकेतिक भाषा क्या होता है कि कुछ बात में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गांव में मिलेंगे कहीं कहीं का गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इशारे बात करते हैं, क्योंकि उनका जो है सुनने की शक्ति और बोलने की शक्ति उनके शरीर में जो है विकार पैदा होता है, नहीं कर पाते हैं, अक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, इशारे में बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्लास में टीचर भी क्या करता है, स्टूडेंट्स को इशारे से सामने बोला जाता है, या बाहर कर सकता है, बाहर से अंदर कर सकता है। तो हम भी कभी कभी अपने इशारे में बात कर लेते हैं। या कुछ विशेष स्थान होते हैं, जैसे कुछ ऐसी हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं जो कि कहीं ऐसा होता है कि बोलना उचित नहीं होता है, बहुत लोग सुन लेते हैं, इसलिए इशारे में कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग किया जाता है, या इशारे में अपना काम कर लिया जाता है। तो इसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। ये संकेत के द्वारा होता है, जैसे आइए जाइए। तो इसकी बन जाएगी परिभाषा, क्या बनेगी कि इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से कर लेते हैं तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो चलिए आइए अब आगे कुछ और जानते हैं। ठीक है, मातृ भाषा। देखिए, मातृ होता है माता। ठीक है, भाषा में तो भाषा ही होता है। ठीक, तो
होता क्या है कि मातृ माता होता है, भाषा माता ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया माता की भाषा। अर्थात जब बच्चा जब कुछ बड़ा होता है, बालक जब सुनने बोलने की क्षमता होती है, तो सबसे पहले वो घर में सुनना बोलना सीखता है, अर्थात माता के द्वारा या परिवार के और माता पिता भाई बहन जो भी आपकी फैमिली में है, परिवार में है, तो परिवार से जो भाषा मिलती है, ठीक है, परिवार से जिस भाषा का ज्ञान हमें होता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। होता क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों की मातृभाषा भिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो बहुत लोगों के घर का जो परिवेश होता है भोजपुरी का होता है, ठीक है। भोजपुरी में लोग बात करते हैं, भोजपुरी में लोग अपने बातों को रखते हैं, तो कह सकते हैं कि बच्चे की जो मातृभाषा है भोजपुरी है, क्योंकि उसने अपनी माता से, अपने परिवार से भोजपुरी सीखा है। अभी गांव में भी मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपना माहौल अच्छा बना रहे हैं, तो हिंदी, शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग अपने स्कूल में करते हैं। स्कूल की हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में भी पूरा हम लोग काम करते हैं, हिंदी में भी काम करते हैं। तो जहां पर विचारों का आदान प्रदान है, जिस भाषा का रूप होता है हिंदी, शुद्ध हिंदी, तो वहां का जो हमारी मातृभाषा हिंदी हो जाएगी। आई मान लीजिए विदेशों के ले लीजिए, इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, और कहीं चले जाएं विदेशों में, तो वहां के बच्चे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं बचपन से ही। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां के जो उनके फैमिली का जो भाषा है इंग्लिश है, तो बच्चा छोटे पर से ही इंग्लिश में फराटे में इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो हमारी मातृभाषा क्या होगी? इसका तो ये हुआ कि जब हम अपने परिवार से, अपनी माता से जो भाषा सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे कुछ हम लोग। राजभाषा, ठीक है। राज मतलब होता है राज्य या देश, ठीक है। और भाषा मतलब भाषा, राज्य या देश की भाषा। अब देखिए, हर देश की जो होती है एक अपनी भाषा होती है। एक देश में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, अनेक बोलियों का प्रयोग होता है, लेकिन हम करते क्या है कि देश के जो काम काज होते हैं, जो हमारे सरकारी काम हैं, उनके लिए कुछ भाषाओं को हम निश्चित कर देते हैं कि देश के जो कार्य होंगे इस भाषा में ही होंगे, इसके अलावा अन्य किसी भाषा में नहीं होंगे। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो यूपी की कुछ और भाषा हो गई, एमपी कुछ और भाषा हो गई, बिहार कुछ और भाषा हो गई। तो जब अनेक सारे राज्य जो अपने अपनी भाषा में काम करेंगे, तो जब बात आएगी एक देश होने की, तो फिर मामला जो होगा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भारत जो है या अन्य जो भी कंट्रीज हैं, सब अपने अपने देशों के लिए, अपने अपने राज्यों के लिए एक निश्चित भाषा का इस भाषा को चूज किए हैं कि इसी भाषा में होगा देश के कार्य, सरकारी कार्य जो होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं इसकी परिभाषा के बारे में हम कि देश की प्रशासनिक कार्यों
के लिए निश्चित की गई भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, अब हो गया हमारी मातृभाषा, राजभाषा। और हम इसमें एक और पढ़ेंगे, अगला राष्ट्रभाषा। अगला हमारा है राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा हो गया राष्ट्रभाषा खत्म। अब आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।